हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपने सीरीज का, यानी कि आपके चैप्टर का इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में। राइट, पिछले लेक्चर में हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होता है वो भी देखा था। और उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि इसके बेसिस के ऊपर, यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बेसिस के ऊपर ही हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को डिजाइन कर सकते हैं और उसी प्रिंसिपल के ऊपर इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। ओके, सो आज हम सबसे पहले एसी एंड डीसी करंट क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो हियर इज a non-oscillatory current flowing in a one direction in the circuit from the cell to cell. Such current is called a direct current. आपको पता है डीसी करंट का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और इसके लॉन्ग फॉर्म में ही इसका मीनिंग छुपा है। क्या बोला जा रहा है? डायरेक्ट करंट जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, फ्रॉम सेल टू सेल। एंड ये कैसा होता है? नॉन ऑसिलेटरी होता है। कैसा होता है? नॉन ऑसिलेटरी। सो करंट दैट ट्रेवल्स, दैट इज नॉन ऑसिलेटरी, विच फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इन द सर्किट फ्रॉम सेल टू सेल इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम बढ़ेंगे। व्हाट इज द अल्टरनेटिंग करंट? सिंपल है, जो करंट अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, द करंट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। मतलब किसी भी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट वी कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके रिगार्डिंग जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे दोनों करंट का तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो यहां पर क्या है, एक बेसिक सर्किट दिया गया है। एक में से डीसी करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई। ओके, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन, जस्ट अ मिनट, आई विल डिक्रीज द ब्राइटनेस। यहां पर ओके, हाँ, यहां पर डीसी करंट फ्लो हो रहा है और आपको एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी कि हम क्या बोलेंगे? दिस इज डीसी। एंड इस सर्किट में आपको क्या दिख रहा है? एरोज दोनों तरफ है ना। मतलब करंट क्या कर रहा है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। द करंट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अंडरस्टूड? गेट द पॉइंट? दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, ताकि कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं होता, है ना। कुछ बच्चे 12th में भी चले जाते हैं तो फिर भी उनको डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं ये पता नहीं होता, है ना। आपका फैन कौन से करंट से चलता है ना। आपका टीवी कौन से करंट से चलता है? डीसी से चलता है या एसी से चलता है? ये भी कुछ बच्चों को पता नहीं होता। सो इसलिए शुरू से ही आप इन दोनों डेफिनेशंस को अपने माइंड में क्लियर रखना है। दोनों डेफिनेशंस को अपने माइंड में क्लियर रखना है ताकि आगे चल के जो कंफ्यूजन होने वाला है उसको अवॉइड किया जा सके। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, गुड, हियर इज द ग्राफ। ओके, द डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, कैन बी स्टेबल और कैन रिड्यूस ऑल्सो। मतलब क्या बताया जा रहा है? डायरेक्ट करंट इंक्रीज भी होता है, उसके बाद में वो स्टेबल भी रहता है एंड रिड्यूस भी होता है। मतलब सबसे पहले तो डायरेक्ट करंट बढ़ सकता है, उसके बाद बढ़ने के बाद उसी कंडीशन में स्टेबल रह सकता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पे 0 है, 0 से इंक्रीज हुआ, उसके बाद यहाँ पर स्टेबल रहा इंक्रीज होने के बाद, और उसके बाद ये रिड्यूस होना भी शुरू हो गया और फिर से 0 पे आ गया। ओके, सो ये क्या है? डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टी है। एंड ये क्या है? लेकिन नॉन ऑसिलेटरी है। क्या है? नॉन ऑसिलेटरी।
Okay, understood? And direct current flows in one direction, but the alternating current flows in periodic manner in one cycle in forward and reverse direction. अब यहां पर आपको दिख रहा है जो डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन है ये सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो है वो ड्यूअल डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है ना, निगेटिव -1, निगेटिव 1.5, -2, तो ये वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है, हमें अपोजिट डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है ना। भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में हमने क्या दिखाने की कोशिश की है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, ये दिखाने की कोशिश की है। तो ये ग्राफ जो आपकी बुक में दिया है, इससे आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो, है ना। यहाँ पर 0 इंक्रीज हुआ, 1 ऑसिलेशन, फिर निगेटिव हो गया, फिर ऊपर चला गया, फॉरवर्ड रिवर्स, ये कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो अल्टरनेटिंग करंट इज द ऑसिलेटरी, क्योंकि यहां पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं, है ना। देन एज शोन इन द ग्राफ 4.19 इट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम, देन रिड्यूसेस टू 0 एंड इंक्रीजेस टू मैक्सिमम इन अदर डायरेक्शन। देखो अब यहां से 0 से जो अल्टरनेटिंग करंट है ये इंक्रीज होता है उसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक, डिपेंडिंग ऑन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर से 0 होता है और फिर से इंक्रीज होता है मैक्सिमम, लेकिन किस डायरेक्शन में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब सबसे पहले 0 से इंक्रीज हुआ मैक्सिमम, उसके बाद मैक्सिमम से फिर से 0 तक आया, 0 में से फिर मैक्सिमम चला गया, लेकिन जब मैक्सिमम जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। गेट माय पॉइंट, यस और नो। देन in the figure magnitudes -1 and -2 have been used to show the reverse direction। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, -1 and -2 का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन को शो करने के लिए कर रहे हैं। The oscillation of the alternating current occurs in the sinusoidal manner with time and hence it is shown by the symbol this, है ना। इस सिंबल से हम उसको शो करते हैं, किसको, अल्टरनेटिंग करंट को, किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। यहां तक बात क्लियर है। दोनों ग्राफ्स को अगर आप माइंड में फिट कर लो तो आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है डीसी का, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एसी का, ओके। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो यहां पर कुछ फैक्ट्स दिए हैं। सबसे पहला तो in India in the power stations generating electricity one cycle changes in a second, that is the frequency of AC is 50 hertz means 50 cycle per second। देखो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है कि 50 साइकिल्स पर सेकेंड, वो अल्टरनेटिंग करंट कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, पर सेकेंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/50, है ना। एक सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, वो 50 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, ओके। व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब लॉन्ग डिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना है तो it is beneficial to have it in the AC form as it results into the minimum power loss during transmission। देखो अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे, अब डेफिनेटली जो पावर प्लांट है वो तो हमारे घर के पास तो होता नहीं है, मतलब काफी दूर से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करके आपके घर तक लाया जाता है, यस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी बन जाती है कि इतनी दूर से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसके अंदर जो लॉस है वो कम से कम होना चाहिए, okay। So to avoid or to reduce the loss,
अगर हम डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं तो लॉस काफी ज्यादा होगा उसके अंदर, लेकिन इसके अलावा अगर हम एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज मिनिमल लॉस इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एसी करंट को ट्रांसफर करते वक्त लॉस होता ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लॉस होता है लेकिन मिनिमम लॉस होता है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है एंड इकोनॉमिकल है। ओके, इसलिए बड़े बड़े टावर्स में से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो स्पेसिफिकली कौन सा करंट रहता है, एसी करंट रहता है। ओके, द होम सप्लाई इज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी, घर के अंदर भी कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ओके, we have learned in the previous class about the precautions to be taken while using the electricity। हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में, प्रीवियस क्लास में ये सीखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते वक्त हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। ओके, मतलब बहुत सारे इसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर्स हो सकते हैं, है ना। गीले हाथों से कभी भी आपको स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना है, सॉकेट को टच नहीं करना है जब अगर बटन वगैरह ऑन है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मतलब सपोज फैन वगैरह चालू है और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो उन स्विचेस को ऑफ कर देना है, राइट। उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस है जो कि हमें टाइम टू टाइम लेने चाहिए, है ना। घर के अंदर की वायरिंग को भी आपको चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, साल 1.5 साल में उसको चेक करते रहना चाहिए कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है ना। उसके बाद घर के अंदर प्रॉपर अर्थिंग होनी भी ज़रूरी है। अर्थिंग की वजह से कभी कभी कोई अप्लायंसेस जो है अगर उसके बॉडी में करंट आ जाता है तो वो करंट अर्थिंग में से ग्राउंड में चले जाता है ना। रेफ्रिजरेटर वगैरह स्पेशली अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए अर्थिंग का होना सबसे ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो मेटल का रहता है। वॉशिंग मशीन जो है उसका पार्ट भी मेटल से बना होता है, इसके लिए भी अर्थिंग का होना सबसे ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं हुआ, एक तो वो जो अप्लायंस है उसके अंदर पानी रहता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हम लिक्विड चीज़ें रखते हैं तो शॉक लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। Therefore, for using this heavy appliances जैसे कि वॉशिंग मशीन, उसके बाद में रेफ्रिजरेटर, इन अप्लायंसेस को इस्तेमाल करने के लिए अर्थिंग का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दिए, जैसे कि अर्थिंग करना, गीले हाथों से स्विचेस को ऑन ऑफ ना करना, जब इस्तेमाल नहीं करना है, जब ज़रूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर देना स्विचेस को। यस, वायरिंग को टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है। These are some precautionary measures that you have learned in the previous classes. Okay? Then ये बात अगर आपको क्लियर है तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है। कौन सा कंसेप्ट है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का। कौन सा कंसेप्ट है? इलेक्ट्रिक जनरेटर का। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर हमने क्या देखा है? वी हैव सीन द एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जिसके जो ग्राफ्स है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाए थे। ओके, उसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे उस कॉइल को मूव कर रहे हैं, है ना, जो सोलेनॉइड कॉइल है उसको जैसे ही मूव कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में हमें क्या शो कर रहा है? करंट शो कर रहा है ना। नहीं तो जो कंडक्टिंग कॉइल है उसको अगर मूव करते हैं तो फिर भी हमें गैल्वेनोमीटर में क्या शो करता है? करंट शो करता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो किया जाता है ना। जिसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट में वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर मैंने जैसे कि आपको बताया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही क्या डिपेंड है? किसका कंसेप्ट डिपेंड है? जनरेटर। इसके ऊपर ही क्या डिपेंड है? जनरेटर का कंसेप्ट डिपेंड है। ओके, इसलिए आपको इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ओके, देन द करंट प्रोड्यूस इन दिस एक्सपेरिमेंट्स वाज वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने करंट प्रोड्यूस करके देखा उसका मैग्नीट्यूड काफी स्मॉल था, छोटा था। बट द सेम प्रिंसिपल कैन बी हार्नेस्ड
फॉर द यूज ऑफ मैनकाइंड टू प्रोड्यूस लार्ज करंट। लेकिन उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, जैसे कि हम नंबर ऑफ कॉइल्स को अगर बढ़ा दे तो क्या होता है, ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये बड़े क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, राइट। Here, mechanical energy is used to rotate the current carrying coil in the magnetic field around an axle, thereby producing electricity। देखो, उस कॉइल को रोटेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें क्या प्रोड्यूस होके मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके मिलती है। ओके, इसलिए हमें मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी पावर स्टेशन के अंदर जनरेटर लगा होता है और वो जनरेटर एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जैसे ही टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ जो अटैच शाफ्ट है जनरेटर का वो भी घूमने लगता है, और वो जो शाफ्ट है, वो जो कॉइल है, वो दो मैग्नेट्स के अंदर रखी होती है और उस हिसाब से वो करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है ना। टरबाइन का शाफ्ट जो है वो सीधा कनेक्टेड रहता है जनरेटर को। अंडरस्टूड। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम जनरेटर का जो वर्किंग है ना, बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द जनरेटर, ये हम अभी देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, हियर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन है ना। अगर चाहिए तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर सकता हूँ आपके लिए। ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद। हाँ, ओके, आर यू एबल टू सी इट क्लियरली, यस और नो? हाँ, ये क्या है, एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। दिस इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है ये मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद आपके बुक में जो दिया है उस हिसाब से एग्जाम में कैसे लिखना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हमने दो मैग्नेट लिए हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल यहाँ पर रखा है। उसके अंदर एक कॉइल रखी है, उस कॉइल को एक एक्सेल अटैच किया है। हमने किससे अटैच किया है, वो R1 एंड R2 के माध्यम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग रिंग्स, है ना। R1 एंड R2 के माध्यम से हमने क्या किया है, उस एक्सेल के साथ इस कॉइल को अटैच किया है। उसके साथ हमने ब्रशेस को भी अटैच किया है, दैट इज B1 एंड B2, जिसको हम कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रशेस। ओके, वही हमें डायरेक्शन को चेंज करने में, डायरेक्शन को स्टेबल रखने में काम आता है। ओके, देन यहाँ पर एक कंडक्टिंग रिंग है, उसके बाद ये सर्किट है, यहाँ पे वायर है, और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है। किसको कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें दिखेगा। और ये जो शाफ्ट है, ये जो एक्सेल है, इसी एक्सेल को फिर बाद में हम कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगर आप उसको हाथ से रोटेट करो या फिर जो विंड पावर प्लांट में जो हवा है उससे रोटेट करो, उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पानी का प्रेशर है उससे रोटेट करो, उसके बाद जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर जो स्टीम बनती है, गर्म पानी की जो स्टीम बनती है उससे रोटेट करो, आपकी मर्जी। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। इस एक्सेल को हम अटैच कर देंगे किसी ऐसी चीज से जो कि इस एक्सेल को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। अंडरस्टैंड, गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ओके, कुछ इस तरीके का बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब आपके बुक में क्या कंस्ट्रक्शन दिया है इसको एक बार देख लेते हैं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। इन द फिगर शोज द कॉपर वायर कॉइल ABCD। हमने एक कॉइल ली है ABCD, ये कॉपर वायर कॉइल है। Then kept between the two pole pieces of magnet, दो पोल पीसेस के अंदर हमने उस कॉइल को रखा है, एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ। ओके, देन द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग रिंग्स R1 एंड R2। ये जो कॉइल के दो रिंग्स है ये हमने कंडक्टिंग रिंग्स को कनेक्ट किया है, जिसका नाम है R1 एंड R2। क्या बोलते हैं इसको, R1 एंड R2। देन विया कार्बन ब्रशेस, इसके साथ कार्बन ब्रशेस भी अटैच कर दिया है। देन बोथ द रिंग्स आर फिक्स टू द एक्सेल, दोनों रिंग्स जो है वो एक्सेल को फिक्स कर दी है। बट देर इज रेजिस्टिव कोटिंग इन बिटवीन द रिंग एंड द एक्सेल।
इस रिंग के नीचे कौन सी कोटिंग रहती है? रेजिस्टिव कोटिंग रहती है, रेजिस्टिव कोटिंग, ताकि करंट जो है वो शाफ्ट के अंदर ना आए, है ना। अगर आपका पंखा घूम रहा है और आपके पंखे के शाफ्ट के अंदर अगर करंट फ्लो होना शुरू कर दे तो पंखे में भी करंट उतरने लग जाएगा, यस और नो। तो वो सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं है। सो इसको ही रोकने के लिए हमने क्या कर दिया है? रेजिस्टिव कोटिंग की है, किसके नीचे? रिंग्स के नीचे। ओके, द एक्सल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन फ्रॉम आउटसाइड, है ना। ये जो एक्सल है इसको मशीन के माध्यम से, चाहे किसी चीज के माध्यम से, पानी प्रेशर, स्टीम प्रेशर, उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से आप इसको रोटेट कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस द कॉइल ABCD स्टार्ट्स रोटेटिंग, इसी वजह से जो कॉइल ABCD है ये रोटेट करना स्टार्ट करती है, राइट। द स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। ये जो कार्बन ब्रशेस है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, B1 एंड B2, ये किससे कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? क्योंकि हमें ये देखना है कि वहां पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ओके, देन which shows the direction of the current in the circuit. Upon rotating the axle, the branch AB goes up and branch CD goes down. देखो, एक बार एक्सल को रोटेट करना आप अगर शुरू करोगे तो AB जो है वो ऊपर जाएगा, CD जो है वो नीचे जाएगा, AB goes up, CD goes down and the coil starts rotating in the clockwise direction. कॉइल किस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। ओके, हाँ, और गैल्वेनोमीटर का और एक चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमें गैल्वेनोमीटर से पता चलता है ना। यहाँ पर दोनों साइड में, एक साइड में प्लस रहता है, एक साइड में माइनस रहता है, तो उस हिसाब से हम डायरेक्शन ऑफ करंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द गैल्वेनोमीटर। अंडरस्टूड? यस और नो? ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर जो है मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल एंड वर्किंग हम यहाँ पर देखने वाले। काफी आसान है, काफी सिंपल है। अगर आपके माइंड में इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि इतना बड़ा जो लिखा है यहाँ पर, इससे आपको डरने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा ताकि आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, सबसे पहले लाइन बाय लाइन क्या लिखा है इसको समझ लेंगे और मेरे लैंग्वेज में भी मैं आपको एक बार बता दूंगा। ओके, दैट इज प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, अंडरस्टूड? देखो, सबसे पहले कौन सा रूल काम करता है यहाँ पर? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काम करता है। कौन सा रूल काम करता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द ब्रांचेस AB एंड CD इन डायरेक्शन। AB एंड CD जो ब्रांचेस यहाँ पे आपको दिख रही है, AB एंड CD, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इन डायरेक्शन A टू B एंड डायरेक्शन C टू D। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है करंट? A टू B एंड C टू D, मतलब A से लेके B तक जा रहा है, B से लेके C तक जा रहा है, C से लेके D तक जा रहा है। ओके, सो द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन A टू B, B टू C, C टू D। किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो? A टू B, B टू C एंड C टू D। ओके, देन इन द एक्सटर्नल सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1 थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब एक्सटर्नल सर्किट आपको दिख रहा है क्या? ये वायर, यस, डेफिनेटली यू कैन सी दिस। ये वायर आपको दिख रहा है। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कैसे करंट फ्लो होगा फिर? A से लेके B तक, B से लेके C तक, C से लेके D तक। अब कैसे होगा? B2 से लेके B1 तक। कैसे फ्लो होगा? B2 से लेके B1 तक, कुछ इस तरीके से, है ना। यस और नो? B2 से लेके B1 तक थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से भी करंट यहां से पास होगा, राइट। देन इफ इंस्टेड ऑफ वन लूप कॉइल, अगर हम एक लूप कॉइल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक लूप कॉइल के जगह पे
हम अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्न्स इज यूज्ड, अगर हम बहुत ज्यादा उसके अंदर टर्न्स है ना, वाइंडिंग है, उस कॉइल को अगर इस्तेमाल करते हैं, द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड सेवरल टाइम्स फ्लोज, मतलब उसके अंदर जितने बार हम उस कॉइल को रिपीट करेंगे, जितनी ज्यादा वाइंडिंग करेंगे, उतना ज्यादा फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हमें अगर इफिशिएंट इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाना है तो हमें कॉइल के रोटेशंस को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट वहां पे प्रोड्यूस हो सके। गेट माय पॉइंट? यस और नो? देन therefore after after half rotation the branch AB takes the place of branch CD। हाफ रोटेशन जब होगा तो ब्रांच AB जो है वो किसकी पोजीशन ले लेगा, CD की, एंड ब्रांच CD takes the position of the branch AB। CD जो है वो किसकी पोजीशन लेगा, AB की, और AB किसकी पोजीशन लेगा, CD की। दोनों की पोजीशंस क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरचेंज। ओके, देन therefore the induced current goes as D to C, C to B and B to A। इंड्यूस करंट किस तरीके से फ्लो होगा फिर, D to C है ना, D to C, देन C to B, देन B to A है ना, किस तरीके से फ्लो होगा, D to C, C to B and B to A, but the branch BA is always in contact with brush B1 and branch DC in contact with B2। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, जो ब्रांच आपकी AB है, जिसको हम BA भी बोल सकते हैं है ना, ब्रांच AB जो है वो किसके कांटेक्ट में है, ब्रश B1 के कांटेक्ट में है, ऑलवेज इसके कांटेक्ट में है ब्रश B1 के, एंड ब्रांच DC ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द ब्रश B2, इस B2 ब्रश के कांटेक्ट में है। हेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम B1 टू B2। इसलिए एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो होगा बेटा, B1 से लेके B2 तक होगा। कैसे फ्लो होगा, B1 से लेके B2 तक, हाफ रोटेशन के बाद, है ना। सो hence the external circuit current flows from B1 to B2 that is opposite to the previous half rotation। देखो इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही हमने इस एक्सल को रोटेट करना शुरू किया तो इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। अब कैसे, किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, उसके बाद B2 से लेके B1 तक पासिंग फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर, B2 से लेके B1 तक पासिंग फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये जो रोटेशन है, जब हाफ रोटेशन हो जाता है ना, यानी कि 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है, तो फिर इनकी जो पोजीशंस है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब AB की जगह पे कौन आ जाएगा, CD आ जाएगा, और CD की जगह पे कौन आ जाएगा, AB आ जाएगा। अंडरस्टूड, ये बात क्लियर है। अब इस वजह से अब यहां पर हमने ब्रशेस को तो बदला है क्या, नहीं, ब्रशेस तो वैसे की वैसे है। मतलब AB के साथ कौन सा ब्रश जुड़ा हुआ है, B1, CD के साथ कौन सा ब्रश जुड़ा हुआ है, B2, लेकिन ब्रशेस की पोजीशन चेंज हुई है क्या, नहीं, यहां पर सिर्फ ब्रांचेस की पोजीशन चेंज हो गई है। मतलब जो कॉइल है वो 180 डिग्री रोटेट हुआ है, हाफ रोटेशन हुआ है। यस, उस वजह से फिर करंट कैसे फ्लो शुरू होना शुरू करेगा, B1 से लेके B2 तक। कैसे फ्लो शुरू होना शुरू करेगा, B1 से लेके B2 तक। ओके, आई विल चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, B1 से लेके B2 तक। पहले कैसे फ्लो हो रहा था बेटा, B2 से लेके B1 तक। पहले कैसे फ्लो हो रहा था, B2 से लेके B1 तक। जब हाफ रोटेशन हो गया तो कैसे फ्लो होना शुरू करेगा, B1 से लेके B2 तक। एंड दिस रिपीट्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस। यही तो मैजिक है बेटा, ये जो है, ये चीज जो है हर हाफ रोटेशन में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब हर हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जिस करंट का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और इसी तरीके से यहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस। इसी तरीके से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट।
दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एसी जनरेटर। इसी को हम क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर। ओके, ये बात क्लियर है बेटा? एसी जनरेटर आपके दिमाग में आज फिट बैठ चुका होगा, और ये जो बुकिश लैंग्वेज है इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हो, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से भी काफी डिटेल में आप एग्जाम में इसके बारे में लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टूड? एसी जनरेटर। उसके बाद नेक्स्ट, मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, डीसी जनरेटर। क्या पूछा है? व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड टू मेक द डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर को बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ये प्रीवियस स्ट्रक्चर के अंदर हमें करना पड़ता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेसिक, इसके अंदर थोड़ा बहुत एडिशन एंड मॉडिफिकेशन हम करते हैं, और हमें कौन मिल जाता है? डीसी जनरेटर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डीसी जनरेटर। ओके, क्या लिखा है? द डीसी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, यहां पर एक्सटर्नल सर्किट कौन सा है? ये वाला है ना, दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट मानेंगे, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको कौन सा करंट मानेंगे? हम डायरेक्ट करंट मानेंगे। ओके, सो to achieve this, a split ring is fixed on the axle like a split ring is used in the electric motor। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट याद करो। इलेक्ट्रिक मोटर काफी अच्छे से मैंने पढ़ाया है। उसके अंदर जो स्प्लिट रिंग्स का हम इस्तेमाल करते थे, है ना। अब मोटर को अगर रोटेट करना है तो वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते थे? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते थे, राइट। अब इसको अचीव करने के लिए, यानी कि डायरेक्शन को चेंज ना करने के लिए, हम डीसी जनरेटर के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं? स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट द ब्रांच ऑफ द कॉइल going upward is always in contact with one brush and the branch going downward is always in contact with the other brush। मतलब जो ब्रांच अपवर्ड जा रही है वो एक ब्रश को कांटेक्ट में रहेगी, और जो ब्रांच डाउनवर्ड जा रही है वो दूसरे ब्रश के कांटेक्ट में हमेशा रहेगी। यहां पे वैसा हो रहा था क्या? नहीं, इनका जो कांटेक्ट था B1 एंड B2 के साथ वो हमेशा क्या था? सेम था, राइट। सो this is hence the current flowing in one direction in the external circuit। this is why this generator is called as the DC generator। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? DC जनरेटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सिर्फ वन डायरेक्शन में ही करंट क्या होता है? फ्लो होता है। सिर्फ वन डायरेक्शन में करंट क्या होता है? फ्लो होता है। अंडरस्टूड? हियर इज द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर एंड्स। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो खत्म होता है, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। काफी डिटेल में हमने हर एक कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। देन you must have to wait for the next chapter and next lecture। Please subscribe the channel and hit the like button and share this video with your friends, those who can get the benefit for their board exams। Thank you so much।